हेलो गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाउट क्लास पर, और ये डाउट क्लास का पार्ट 4 है, जिसमें एक बच्चे ने हमें पर्सनल न्यूमेरिकल भेजा हुआ है और वो इत्तेफाक से किरचॉफ लॉ से रिलेटेड है ना, मतलब इसी चैप्टर से जिसको हम अभी तक हाल ही में पढ़ ही रहे थे, है ना। तो चलो सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, धारा I3 का मान व सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, है ना। क्या क्या मिसिंग है ध्यान से देख लीजिए एक बार। ए व डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध मतलब आपको RAD ज्ञात करना है, पहला पॉइंट ये है। धारा I3 क्या कहीं लिखा देख पा रहे हैं, ये I1 लिखा है, ये I2 और ये I3। और बोलो क्या मिसिंग है, और याद करना ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वैद्युत वाहक बल, और वैद्युत वाहक बल को किस अक्षर से लिखते हैं, ई से। मतलब इस सवाल में आपको तीन चीजें फाइंड करनी है। अगर आपको ये सर्किट देखते हो बहुत आसान लगा है तो यकीन मानो ये आसान नहीं है। इसमें कुछ चीजें जैसे I3 निकालना बहुत ही टफ काम है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहां से शुरुआत करी है, तो सबसे पहले RAD फाइंड कर देते हैं। RAD फाइंड करने का मतलब पॉइंट ए और डी के बीच भी जो भी टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है ना। तो ध्यान से देखो, ये वाला 4 और ये वाले 2 में अलग अलग करंटें जा रही हैं। यहाँ पर हमने I3 मार्क किया क्योंकि सवाल में मार्क था, यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं, पर ध्यान से देखो तो करंट डिवाइड हो चुका था। इसका मतलब ये वाला 4 और ये वाला 2 कौन से क्रम में लगाए जाएंगे, समांतर। कौन से क्रम में, समांतर। ये जब समांतर में लग जाएंगे तब ये वाला शेप खत्म हो जाएगा, तब ये बन जाएगा ट्राइंगल शेप। कौन सा शेप, ट्राइंगल शेप। और जब ये ट्राइंगल शेप बनेगा तो ये वाली रेजिस्टेंस जो कि इसका तुल्य हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस लग जाएंगे आपस में श्रेणी क्रम में, और फिर आपस में फाइनल आंसर लिखने के लिए पुनः कैसे लगा दिया जाएगा, समांतर क्रम में अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 4 ओम और 2 ओम को कौन से क्रम में लगाते, समांतर। कौन से क्रम में, समांतर। तो ध्यान से देखेंगे, हम लिखने वाले हैं BD के अगेंस्ट। कौन सी लाइन के, BD के अगेंस्ट। तो हम लिख रहे हैं 1/RBD, यहां पर लाइन डाल देते हैं, ठीक। 1/RBD बोलो क्या लिखें, 1/4 + 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा, तो एलसीएम मिल जाएगा 4 रख करके सॉल्व कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा 1 + 2 मतलब 3/4। अच्छा 3/4 1/RBD आएगा। चूंकि मुझे RBD लिखना होता है इसलिए हम क्या लिखेंगे, 4/3। क्या अपने को एक आंसर समझ में आ गया। यानी कि जब हमने इसको और इसको पैरेलल लगाया तो यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 4/3। ये वाला 4/3 और ये इस वाले 2 के साथ ट्राइंगल शेप में जाएगा। इसका मतलब ये दोनों साइडें कौन से क्रम में लग जाएंगी, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इनको और इनको लगाते हैं श्रेणी क्रम में, तो ये निकलेगा BA के अगेंस्ट। कौन से, AB लिख लो या BA लिख लो, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं RAB, है ना। RAB बोलो क्या लिखा जाए, 2 + 4/3। ये हो जाएगा 6 + 4 मीन्स 10/3। ये भी अपना एक आंसर है किसके अगेंस्ट, RAB के अगेंस्ट। पर मुझे ये तो निकालना ही था, मुझे निकालना है AD के बीच। किसके बीच, AD के बीच, अरे यहां पे निकालना है। अब ध्यान से देखो तो एक इस पर पैरेलल लाइन ऊपर चढ़ी हुई नजर आएगी और एक नीचे 2 ओम की। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कौन से क्रम में, समांतर। इसका मतलब ये वाला वैल्यू और इस वाले वैल्यू के साथ कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। इसका मतलब लिखा जाएगा 1/RAD बराबर 1/10/3 प्लस 1/2 जो कि उसमें लिखा हुआ है। सभी का समझदार है तो ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो हम पहले ही स्टेप में लिख देते हैं, काहे इतना खराब करें, है ना। तो ये हो जाएगा 3/10। एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा 10। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 का भाग 5 पे लगाएंगे, सॉरी 2 का भाग 10 पे लगाएंगे 5 आ जाएगा, और 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 ही रहेगा, है ना। इसका मतलब जो आंसर आया वो 8/10 आया। हमें 8/10 मिला 1/RAD, पर हमें निकालना होता है RAD। क्या निकालना होता है, RAD। और RAD जब हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10/8। 10/8, कोई बुराई तो नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। इसे सॉल्व कर ले यार। तो 1 पॉइंट, यहां कितना बच गया, 2।
8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंचे 40। तो फाइनल जो आंसर आया पूरे सर्किट का वो कितना आ गया 1.25 ओम। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इस वाली वैल्यू को यहाँ रखते हैं, फिर इधर मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। RAD की वैल्यू सवाल से कितनी निकली 1.25 ओम। क्या करना सभी को आया? नहीं आया तो वीडियो को रोके और आराम से देख लीजिए, ठीक है ना। इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू हम अलग लिख दिए हैं, याद रखेंगे, अभी काम आएगी, ठीक। आप ध्यान से देखें, अब मुझे क्या निकालना है I3 तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें E पता हो, है ना। क्यों? क्योंकि यहां से सप्लाई तो अपने को मिल रही है 2 एम्पियर की, पर ये करंट यहां पर जाकर के I2 में भी तो गया है, मतलब 2 ओम में भी तो कुछ करंट गया है। I1 में जो करंट गया वही तो I3 और 4 ओम में गया है। तो प्रॉब्लम है I2 पहले निकाला जाए। I2 कैसे निकालेंगे? तो I2 लिखने के लिए हम पहले फार्मूला लिखते हैं, ध्यान से देखना। अगर मान लो हमें सर्किट का I2 निकालना होता तो हम क्या लिखते हैं, I2 बराबर E अपान 2। RAD नहीं लिख सकते क्योंकि RAD टोटल है 1.25 हो, हम लिखेंगे केवल 2 क्योंकि मुझे यही की केवल करंट पता करनी है ना। तो I2 बराबर E अपान 2। अब प्रॉब्लम बोलो किधर है? प्रॉब्लम है कि E तो पता ही नहीं है, तो पहला काम है E निकाल लो, है ना। EMF की गणना पहले कर लो। तो ध्यान से देखना, अब निकालते हैं E बराबर हम सभी जानते हैं होता है IR। E बराबर क्या होता है IR, क्योंकि I बराबर E अपान R प्लस R होता है। तो इसके साथ कोई रेजिस्टेंस लगा ही नहीं, इसका मतलब वो नेग्लेक्ट है, मतलब स्मॉल जो R होता है मतलब आंतरिक रेजिस्टेंस होता है वो नगण्य माना गया है। तो हम आराम से लिख सकते हैं E बराबर IR। अब I की वैल्यू सवाल में कितनी है 2 एम्पियर है, और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 1.25। इसका मतलब जो EMF आ गया वो आ गया 2.50 वोल्ट। यहां तक सभी को आया? इसका मतलब इस सवाल में जो E फाइंड करना था उस E की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2.50 वोल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इसको भी यहां पे लिख देते हैं। दो आंसर समझ में आ गए सभी को? ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, I3 निकालने की कोशिश करते हैं। I3 निकालने के लिए फर्स्ट आप पहले कौन आना चाहिए? आपको I2 आना चाहिए। कौन आना चाहिए? I2, क्योंकि जब I2 आपको आएगा तभी तो तुम I1 निकाल पाओगे, और जब I1 निकाल पाओगे तभी तो I3 और 4 ओम में बंटवारा कर पाओगे। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। I2 बराबर हमने लिखा E/2। E/2 क्यों लिखा? क्योंकि I2 जहां पर करंट है वहां का रेजिस्टेंस 2 ओम है, दिख रहा होगा आपको। E की वैल्यू सवाल में अभी अभी निकली है, कितनी बोलो 2.50, और इसकी वैल्यू 2 है। इसका मतलब जो I2 का आंसर आया वो आ गया 1.25 एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं? यानी यहां से टोटल करंट सेल ने कितनी भेजी 2 एम्पियर। कितनी भेजी 2, और ये 2 एम्पियर I2 में अकेले कितनी चली गई 1.25। तो सोचो I1 में कितनी गई, तो फिर बोलो क्या लिखा जाए क्या I1 बराबर लिख सकते हैं I माइनस I2? आप कहेंगे बिल्कुल। I की वैल्यू कितनी है सवाल में 2, I2 की वैल्यू हम सामने निकाल चुके 1.25, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 0.75 एम्पियर। ये वो करंट है जो I3 और ऐसे इसको I4 बोल सकते हो, I3 और I4 में ट्रेवल कर रहा है, मतलब बह रहा है, फ्लो हो रहा है। वो वैल्यू कितनी है 0.75 एम्पियर। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव होता तो हम यहीं पे खत्म कर देते और इजीली आपको I3 का उत्तर कर देते, पर चूंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है इसलिए थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.75 एम्पियर। कोई बुराई तो नहीं, बहुत बढ़िया। यानी ये वाला करंट ही तो दो जगह पर जा रहा है, I3 में भी और 4 ओम में भी, है ना। तो इसी करंट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले तो आप बता दो इसे हम क्या ये लिख सकते हैं 75/100। अरे दशमलव हटाए, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए, 25 से काट लो, इसे लिख सकते हैं इसे 3/4 एम्पियर, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, 0.75 के चक्कर में ना रहे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिख लिया 3/4 एम्पियर। यानी जो I1 का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 3/4 एम्पियर। ये 3/4 एम्पियर करंट दो जगह डिवाइड है, तो एक जगह करंट मान ले, एक जगह करंट मान ले, तो क्या दोनों का योग कितना है 3/4। अरे जैसे पीछे मेथड से लगाते थे, याद होगा I बराबर I1 प्लस I2। तो हम आपको कुछ चीजें आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ की करंट को कुछ नाम दे दे, यहाँ की करंट को कुछ नाम दे दे, तो यहाँ पर I3 और I4 आपको दिख ही रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ नाम रिप्लेस करने वाले हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि जो I1 है
वो I के बराबर है। I1 किसके बराबर? I के। I3 किसके बराबर है? I1 के। अरे यार ये ऐसा कुछ ना लिखो, सीधा लगाओ, अगर समझ आए तो बताना है, क्योंकि हम यहाँ पर I3 और I4 लिखना नहीं चाह रहे, पर ध्यान से देखना आप। 3/4 एम्पियर यहाँ तक सभी को आया, यानी ये I1 का वैल्यू कितना आ गया? 3/4। ठीक, क्या हम सभी को ये याद है? I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2। आप ये बता दो क्या ये 4 ओम और ये 2 ओम दोनों कौन से क्रम में लगे? तो आप कहेंगे समांतर। कौन से क्रम में? समांतर। इसका मतलब इन दोनों के अगेंस्ट जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो याद करो हम लिखते थे I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, अरे ओम्स लॉ लगा करके, और इसी से हमने एक फार्मूला और लिखना सिखाया था, I1/I2 बराबर R2/R1। याद होगा आप सभी बच्चों को, है ना? तो I बराबर I1 प्लस I2। तो इस वाली करंट को हमने I मान लिया और दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अभी के लिए I3 की वैल्यू या इनमें से कोई एक अक्षर ले लो, चाहे I1 मान लो चाहे I2 मान लो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो सपोज करते हैं I3 को हमने I1 मान लिया, I3 को क्या मान लिया? I1, और इस वाले में करंट क्या मान ली? I2। यहाँ पे करंट क्या मान ली? अपने पास से I2 क्या मान लिया? I2। तो ध्यान से देखना, I की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 3/4। ये 3/4 वो वैल्यू है जो भी हमने I1 के रूप में निकाली है। ठीक है ना? तो 3/4 बराबर I1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? I3। तो हम निकाल I1 में, पर निकलेगा क्या? I3। ठीक, अब ना मुझे I1 की वैल्यू पता ना ही I2 की। अब I1 और I2 की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास ये वाला स्टैंडर्ड फार्मूला, इसको यूज करते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने I1 माना, यहाँ पर I2, तो जहां पर I2 है वही R2 है, जहां पर I1 है वो R1 है। R2 की वैल्यू बोलो कितनी? तो R2 की वैल्यू सवाल में 4 है और R1 की वैल्यू 2 है। यहाँ पर करंट I2 माना इसलिए रेजिस्टेंस R2 हो गया, यहाँ क्यों I1 माना इसलिए R1 हो गया। तो 4/2 है ना, ये आ गया I1/I2। इसे सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से I1 सभी देख पा रहे हो तो I1 की वैल्यू आ गई 2I2। क्या आ गई? 2I2। इस 2I2 को लाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, तो I1 की जगह बोलो कितना रख दें? 2I2 प्लस I2, तो ये हो गया 3I2, और ये वैल्यू आ गई 3/4 के बराबर। अब मान लो यहाँ से मुझे I2 निकालना है, तो बोलो क्या आ जाएगा? 3/12। 3 चौके 12 ही होते हैं ना, तो 3/12। अब ये इसे ऐसे समझ सकते हैं, 3/4 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 1/4 आ गया, 1/4 एम्पियर। 1/4 एम्पियर आया I2। क्या आया? I2। पर मुझे निकालना है I3, और I3 कौन सी वैल्यू के बराबर हमने माना है? I1 के। इसका मतलब अपने को I1 निकालना है। तो ध्यान से देखना, अब I1 यहां से निकालते हैं, क्या? I माइनस I2, I माइनस I2। I की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी थी? 3/4। ये I की वैल्यू मत रखना क्योंकि टोटल है, 3/4 माइनस 1/4, यही तो है। तो 2/4 कितना आ गया? 2/4। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आ जाएगा 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर। अगर आप सही समझें तो ये वैल्यू एक्चुअल में लिखिए 0.25 एम्पियर, ये वैल्यू लिखिए 0.50 एम्पियर। यहां पे लिख देते हैं, सवाल में ये वैल्यू निकालनी थी। I3 की वैल्यू कितनी? 0.50 एम्पियर। कितने लोगों को याद है यहां से I1 गया कितना था? 0.75। 0.75 वही जाकर के तो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो 0.50 इधर चला गया, 0.25 इधर जाना ही था, क्योंकि जब 0.50 जाएगा तो 0.25 ही तो बचेगा यार। हम इसको अच्छा बिना पेन के भी कैसे कर सकते थे। जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने बताया था आपको कि अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव होता तो वहीं पे खत्म कर देते। कैसे? क्या यहाँ पर जो आंसर आया था वो 0.75 था। अरे I1 की वैल्यू 0.75 एम्पियर थी, और जहां डिवाइड करनी थी उनके रेजिस्टेंस के अंतर को बहुत ध्यान से देखो, तो वैल्यू ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू की आधी लिखी है, या ये कह लें ये वैल्यू इस वाली वैल्यू की दोगुनी लिखी है। तो जहां पर रेजिस्टेंस दोगुना है वहां का जो करंट होगा वो आधा रहेगा, किसका? इस वाली वैल्यू का। तो
0.75 के 3 हिस्से कर दो बराबर बराबर, तो क्या 0.25 0.25 0.25 3 हिस्से बराबर हो गए। तो 2 हिस्से करंट इसमें जाएगी, 1 हिस्से इसमें जाएगी। 0.25 का डबल करेंगे तो 0.50 इधर आ जाएगा और 0.25 इधर बच जाएगा। क्या वही तो उत्तर लाए हो तुम। I3 की वैल्यू कितनी आई है 0.50 एम्पियर, और इस वाले में जो लाइन में करंट आया वो कितना आया है 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये रहा आपका सवाल। और ऐसे ही जो भी आपको सवाल फंसते जाएं आप उन्हें पर्सनली हमें भेज सकते हैं। जिन लोगों को नंबर नहीं पता है हमारा, वो प्रोफाइल जो व्हाट्सएप की खोलेंगे तो उसमें हमने लिंक में डाला हुआ है, अपनी बायो में पूरा नंबर ही डाल रखा है। आप आराम से वहां से हमें व्हाट्सएप पर कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका कोशिश करते हैं हल निकालने का, ठीक है। और सरल से सरल समझ में आ गया ना, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।